इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। मैं स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां पर परिवहन ढांचे का अब आधुनिकीकरण होगा। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते चले, लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर है, परिवहन ढांचे का आधुनिकीकरण होगा। दरअसल सीएम के निर्देश पर परिवहन ढांचे का आधुनिकीकरण तेज कर दिया जाएगा। मामला आपको हम बताते चले, दरअसल आधुनिकीकरण जो है वो तेज हो रहा है। 25 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइस लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइस लगेंगे। लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर हाई टेक सीसीटीवीज भी लगाए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए की लागत से कैमरा इंस्टॉलेशन भी होगा। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। सीसीटीवी नेटवर्क अन्य जिलों में भी विस्तार की तैयारी है। सीसीटीवी नेटवर्क जो हैं वो अलग अलग जिलों में भी इसकी तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब परिवहन ढांचे का हाईटेक बनाने की प्रक्रिया तेज हो रही है। परिवहन ढांचे को अब हाईटेक बनाया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में आधुनिकीकरण मिशन को और गति दे दी गई है। इसके तहत 25 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइस लगाए जाएंगे, जिससे रजनीश पांडे हमारे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश के इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग रजनीश जी आपको। और खबर को जरा बताइए विस्तार से, क्या खबर है, क्योंकि अब हाईटेक परिवहन ढांचा भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्य तेज किया जा रहा है। देखिए अब्दुल, जो खबर से आप लोगों को, दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए खास खबर है, क्योंकि जब तक किसी भी प्रदेश का परिवहन ढांचा मजबूत नहीं होगा, तब तक वहां का आर्थिक विकास नहीं होगा। जिस आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो हालांकि बीच बीच में इस यूपीएसआरटी, परिवहन निगम और तमाम ट्रांसपोर्टिंग विभाग पे शिकायत और उंगली उठती रही है, लेकिन उसके बाद भी जो उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग है अपने कामों में जी जान से लगा रहता है। चाहे कितना भी बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में रहा हो, चाहे कुंभ रहा हो, इससे भी आयोजन तमाम होते रहे हैं, तो उसी को देखते हुए धीरे धीरे इस ढांचे में बदलाव लाया जा रहा है। अभी बहुत ढेर सारे काम मैनुअल होते हैं परिवहन विभाग में, तमाम ओवरलोडिंग की भी शिकायत होती रही है, टैक्स चोरी की बात होती रही है, तो उसी को लेके सीसीटीवी लगाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगाए जाएंगे, तो पारदर्शिता भी बने रहे और एक विभाग का नया पहचान भी बने। लेकिन एक चीज क्लियर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दरअसल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और सीएम का निर्देश जारी किया गया। ये दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा संजीदा रहते हैं और अलग अलग जो भी विभाग हैं, किसी एक पर फोकस नहीं है, सभी विभागों पर फोकस रहता है। और उसमें एक परिवहन विभाग भी है जो अब और ज्यादा हाईटेक किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी लूपहोल्स, कोई भी दिक्कतें, कोई भी परेशानी ना है। आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल एक पर्टिकुलर विभाग पर नहीं, हर एक विभागों की अलग अलग समीक्षा करते हैं, और उसीलिए जो ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश की पहचान विकास के रूप में धीरे धीरे पहचान बनता जा रहा है, तो उसके पीछे यही है कि मुख्यमंत्री का फोकस हर एक विभागों पे रहता है, अलग अलग समीक्षा करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर का मामला हो, ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, इन्वेस्टमेंट का मामला हो, हर एक जगह वो अलग अलग विभागों के पेज कसते रहते हैं, क्योंकि अधिकारियों की शिकायत रहती है, कहीं कहीं बड़ी शिकायत रहती है, तो वो सीधे वो मैसेज देने की उनकी कोशिश रहती है कि भाई देखिए, आप लोग सीधे हमारे टच में हैं, कुछ ऐसा ना हो जिससे सरकार और विभाग की छवि खराब हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बेहद धन्यवाद। चले बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लखनऊ से ही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में घुसपैठियों को लेकर अभियान और तेज कर दिया गया है। अभियान लगातार जारी है। डॉक्यूमेंट्स मांगने पर नगर निगम के 160 कर्मचारी गायब दिखे हैं। ये जानकारी दरअसल निकल रही है। एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने पर गायब हुए हैं कर्मचारी। लखनऊ नगर निगम में 1400 कर्मी असम के निवासी
बताए गए हैं। तो जानकारी आपको देते चले, लखनऊ नगर निगम में भी तकरीबन 1400 ऐसे कर्मचारी हैं जो असम के निवासी हैं। 150 से ज्यादा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं जो काम कर रहे हैं। अभी 8000 कर्मचारियों की रिपोर्ट आना बाकी है। तकरीबन 160 कर्मचारियों का ब्यौरा शासन को भेजा गया है। नगर निगम ने सख्ती अख्तियार की है, किसी भी सफाई कर्मी को बिना एनआरसी के नौकरी नहीं दी जाएगी, अब ये कहा गया है। जानकारी दरअसल आपको हम लगातार देते चल रहे हैं। लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर है, घुसपैठियों को लेकर अभियान बेहद तेज है, जारी है और अब नगर निगम के भीतर ही जो कर्मचारी हैं उनको लेकर भी अब रुख अख्तियार किया गया है सख्त, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और उसमें तकरीबन 160 कर्मचारी गायब बताए जा रहे हैं, वो चले गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 1400 ऐसे कर्मचारी लखनऊ नगर निगम के भीतर हैं जो असम के निवासी हैं और तकरीबन 150 से ज़्यादा कर्मचारी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो अगर ये असम और पश्चिम बंगाल के जो रहने वाले हैं उनसे जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए और गायब हो गए हैं। हालांकि अभी 8000 कर्मचारियों की रिपोर्ट आना बाकी है, ये भी कहा जा रहा है। अनुराग तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अनुराग, जरा बताइए, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है एनआरसी को लेकर। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है, लेकिन अब लखनऊ नगर निगम के भीतर ही जब कर्मचारियों से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो तकरीबन 150 से ज्यादा कर्मचारी गायब हो गए हैं। 1400 कर्मचारी असम के बताए जा रहे हैं, 150 पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या कर्मचारी भी नहीं दे पा रहे हैं अभी? जी, बेसिकली देखिए, लखनऊ नगर निगम जो है वो अभियान चला रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद में एक एक्शन मोड में जो नगर निगम है वो नजर आ रहा है। एलएसए और लॉ एंड एनवायरमेंट, अब्दुल, ये दो महत्वपूर्ण कार्यदायी संस्थानें हैं जो लखनऊ नगर निगम के साथ जुड़ करके सफाई कर्मचारी प्रोवाइड कराती हैं। सफाई कर्मचारी जगह जगह जाते हैं, लखनऊ के 8 जोन में जाते हैं, जिसमें 5 जोन जो है वो लखनऊ में एलएसए के पास है और 3 जोन जो है वो लॉ एंड एनवायरमेंट के पास में है। तो इस तरह से देखिए जो है वो काम चल रहा था, लेकिन अभी जब से एक्शन मोड में सरकार आई है तो उसके बाद से जो सफाई कर्मचारी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो कई लोग जो है वो दिखा पाए। 1400 लोग जो है वो आसाम के निकले, 150 से ज्यादा जो कर्मचारी थे वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले निकले। लेकिन कुछ लोगों से जब एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो अगले दिन से वो अब्दुल गायब हो गए और ये इनकी संख्या थी 160। तो देखिए, बिल्कुल संदेह पैदा करने वाली बात है कि आखिर 160 लोग कहाँ गए। अब्दुल, जब इनके बारे में पता किया गया, जहां पर ये लोग रहते थे वहां पर भी जाकर के जब विभाग के लोगों ने जाकर के देखा तो ये वहां से भी गायब है। मतलब तो ये है ना अनुराग, एक क्लैरिटी ये नजर आ रही है कि एनआरसी को लेकर जो आम जनमानस है उत्तर प्रदेश के भीतर, सिर्फ उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स नहीं, जो भी विभाग में कार्य कर रहे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो भी एनआरसी के दायरे में आएंगे और ये विभाग के कर्मचारियों को लेकर भी सख्त निर्देश, आदेश या फिर एक तरीके से कह सकते हैं संदेश है। जी देखिए, बेसिकली ये जो नगर निगम है वो लगातार कर्मचारियों का, क्योंकि एक नगर निगम ऐसा विभाग है जहां पर लगातार ये खबरें आ रही थी कि कई सारे अवैध रूप से आए रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो सीमा पार करके हमारे देश में आ गए हैं वो यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं। कुछ हैंडलर्स जो है वो इनके पीछे थे कहीं ना कहीं, जिन्होंने इनका आधार कार्ड बनवा दिया। उसके बाद धीरे से ये लखनऊ नगर निगम में भी आ गए और अन्य जनपदों में भी इस तरह के कामकाज में आ गए जहां पर अमूमन सबकी नजर नहीं जाती है। तो इसको लेकर के ही लगातार तेज अभियान हुआ और एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने लगे। जब एनआरसी के डॉक्यूमेंट मांगे जाने लगे तो जिनके पास कागज थे वो तो दिखाने में सक्षम रहे, लेकिन जिनके पास कागज नहीं रहे गायब हो गए। अभी खबर ये भी है ना 8000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिनके रिपोर्ट्स आना बाकी है। जी, अब तो बिल्कुल देखिए 8000 कर्मचारी वो हैं जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है और लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, कागज मांगने का काम जारी है और इसी में जो है 160 लोग गायब हो गए हैं, ये भी संदेह पैदा करता है। लेकिन एक सवाल इसमें और ये भी उठता है कि आखिर अभी और कौन लोग हैं
जिनके डॉक्यूमेंट जब मांगे जाएंगे तो क्या वो लोग अभी हैं या फिर वो भी भाग खड़े हुए हैं, और अगर भाग खड़े हुए तो उनकी संख्या क्या है। अब तो देखिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी हिंदुस्तान के ऊपर, और बिल्कुल ग्राउंड रूटेड लेवल पे देखिए गली गली में जा करके ये लोग सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, तो इनके पास एक महत्वपूर्ण डाटा भी रहता है कि कहाँ पर कौन सी चीज है। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी ये जो है फर्दर हमारे देश के लिए खतरा हो सकते हैं, आगे किसी एनिमी कंट्री के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जब एनआरसी की कार्रवाई होती है, 160 लोग गायब है, बहरहाल पता लगाया जा रहा है कि ये लोग गए कहाँ, लेकिन इनके साथ में आखिर अभी और कौन लोगों की 8000 कर्मचारी वो हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। 1400 आसाम के निवासी तो अपना डॉक्यूमेंट दिखा पाए, 150 से ज्यादा कर्मचारी जो बंगाल के रहने वाले हैं वो तो डॉक्यूमेंट दिखाने में सक्षम रहे। कार्यदायी संस्थान में काम कर रहे हैं, देखिए एलएसए में ये काम कर रहे थे लोग, और एलएसए लखनऊ स्वच्छता अभियान यूनिट में काम कर रहे थे। कार्यदायी संस्थान है, नगर निगम से जुड़ के सफाई कर्मचारी प्रोवाइड कराती है, सफाई में। ठीक है, कुल मिलाकर ये अनुराग कहा जा रहा है कि अभी जो लोग गायब हैं उनकी तफ्तीश और ज्यादा हो रही है, ढूंढा जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है, और आखिर क्यों गायब हो गए हैं उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, और लोगों को भी डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर हमारे दर्शकों तक तफसील से जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, गोवा के अरपोरा में हुए नाइट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के नागरिकों के प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से तुरंत संपर्क किया। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि स्थानीय सूचना के मुताबिक इस घटना में उत्तराखंड के कुछ नागरिकों के प्रभावित होने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवा सरकार से अनुरोध किया है कि अगर किसी भी प्रभावित व्यक्ति की पहचान उत्तराखंड निवासी के रूप में होती है तो उनके परिजनों से शीघ्र संपर्क किया जाए और उन्हें हर तरह की आवश्यकता सहायता प्रदान की जाए। गोवा के मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि सभी प्रभावितों को चिकित्सा और प्रशासनिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड सरकार के संबंधित विभागों को सतर्क रहने और प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को हर तरह की मदद, चिकित्सा, कानूनी और मानसिक तत्काल देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार गोवा प्रशासन के संपर्क में बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और महत्वपूर्ण खबर आपको हम दरअसल बताते चलते हैं। उत्तराखंड से ही बड़ी खबर है, देहरादून में सीएससी सेंटर पर छापेमारी की गई है। बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तराखंड से है, जहां पर देहरादून में सीएससी सेंटर पर छापेमारी की गई है। ऋषिकेश का एक जनसेवा केंद्र सील कर दिया गया है। जानकारी यह है कि सीएससी में दस्तावेजों की अनियमितताएं उजागर हुई हैं। आधार, राशन और आयुष्मान कार्ड बरामद किए गए हैं। डीएम ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल देहरादून से महत्वपूर्ण खबर है, डीएम के निर्देश पर जनसेवा केंद्रों पर चल रही छापेमारी में ऋषिकेश के पशुलोक क्षेत्र के एक कॉमन सर्विस सेंटर में भारी अनियमितताएं पाई गई। जांच के दौरान प्रशासन को 9 आधार कार्ड, 3 राशन कार्ड और 3 श्रमिक कार्ड, 1 आयुष्मान कार्ड और लोगों की बैंक पासबुक मिली है, जिनका दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। पूछताछ में सेंटर संचालक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया और ताला जोड़ दिया है। डीएम सविन बंसल ने हितेश त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता देहरादून से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। हितेश, जरा बताइए सीएससी सेंटर में किस तरह की अनियमितताएं पाई गई जिसके बिहाफ पर ताला लगा दिया गया है प्रशासन के जरिए? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार जो जिलाधिकारी है सविन बंसल, वो लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और अब से पहले भी देहरादून में जो एक सीएससी सेंटर था उसको भी डीएम सविन बंसल ने सील करने का काम किया था। उसमें भी काफी सारी जो अहमियताएं थी वो वहां पर पाई गई थी। लिहाजा इसके लगातार जिस तरीके से एसडीएम कुमकुम जोशी के नेतृत्व में डीएम सविन बंसल ने जो निर्देश दिए थे कि जो अन्य जगहों
ऋषिकेश जी। की बात करें, विकास नगर की बात करें, या जितने भी एसडीएम है अपने अपने जगहों पर सभी को इस तरह की कार्रवाई करनी है। लेकिन यहाँ पर भी काफी सारी अनियमितताएं पाई गई, जिसके चलते सीएम सविन बंसल ने इसको सीज कर दिया है। और एक जो मीटिंग है वो भी इसमें होने वाली है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग यहाँ पर बताई जा रही है। जी अच्छा, ये किस तरह की मीटिंग होगी और क्या ये जो सीएससी सेंटर है यहाँ पर कुछ आधार कार्ड मिले हैं, कुछ अलग अलग जो पहचान पत्र होते हैं वो मिले हैं, बैंक की पासबुक मिली है? क्या ऐसे सीएससी सेंटर्स का बाकायदा यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा था या फिर ऐसी आशंका जाहिर की गई है? जी बिल्कुल, लिहाजा इसके जिस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, बैंक की पासबुक हो, या किसी भी तरह का कोई भी प्रमाण पत्र, क्योंकि सीएससी सेंटर एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ पर कुछ किसी भी व्यक्ति की जो गोपनीयता है वो भंग नहीं होनी चाहिए। तो कई से ऐसे कार्य यहाँ पर हो रहे थे, लिहाजा इसके सविन बंसल ने इस पर एक बड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। जी तो क्या हितेश एक और चीज़ है कि क्या जो लाइसेंस लिया जाता है उसको भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जब सीएससी सेंटर जब ओपन करते हैं तो एक प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत होती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने बात कही है लाइसेंस की, वास्तव में एक जो सीएससी सेंटर की जो लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, और कहीं ना कहीं जो आम जनता है वहां पर जाती है, अपने काम को कराती है, और कहीं ना कहीं ठीक है। जो इस सीएससी सेंटर पर जो काम चल रहे थे वो अवैध तरीके से चल रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हितेश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत दरअसल गुरुद्वारा पोंडा साहिब पहुंचे। यहाँ उन्होंने सिख समाज के प्रति गलती से निकले अपने शब्दों पर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। रावत ने जोड़ा घर में सेवा की, लंगर रसोई में श्रमदान किया, अरदास कर सार्वजनिक रूप से अपने पश्चाताप को व्यक्त किया। बीते दिनों कोर्ट परिसर में हुए कार्यक्रम में सिख अधिवक्ता के संदर्भ में अनजाने में बोले गए शब्द से पैदा हुए विवाद पर उन्होंने दोबारा स्पष्ट किया कि उनके मन में सिख समुदाय के लिए अपार सम्मान है। घटना के तुरंत बाद उन्होंने अधिवक्ता से माफी मांगी थी और बाद में बार काउंसिल पहुंचकर सभी अधिवक्ताओं से खुलकर बातचीत भी की थी। हरक सिंह रावत ने कहा है कि अगर उनके शब्दों में किसी को भी ठेस पहुंची हो तो वो हृदय से क्षमा प्रार्थी है। इधर सिख समाज को लेकर हरक सिंह रावत के बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि इतने बड़े नेताओं को बयान सोच समझकर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष और हरक सिंह रावत खुद माफी मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनसे बड़ी गलती हुई है, जिसे अब वो सफाइयों के जरिए ढकने की कोशिश कर रहे हैं। जोशी ने कहा है कि कांग्रेस के ही सीडब्ल्यूसी सदस्य रंधावा ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की आदत रही है कि वो पहले ऐसी हरकतें करती है, लोगों को आहत करती है और बाद में इसे राजनीतिक रूप से संभालने की कोशिश करती है, जिसे सिख समाज माफ नहीं करेगा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल विष्ट ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से सिख समाज का सम्मान करती आई है। विवाद के 2 दिन पहले ही पूरी कांग्रेस लीडरशिप गुरु तेग बहादुर जी की अरदास पे रेस कोर्स गुरुद्वारा पहुंची थी। देखिए, निश्चित रूप से गलती हुई है और जिस तरह की बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही है वो निंदनीय है और घोर आपत्तिजनक है। एक समाज के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना, इस तरह के इतने बड़े नेता को इस तरह की बात कहना निश्चित रूप से गलत परंपरा है, गलत बात है। और एक बात स्पष्ट है, जिस तरीके से कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष ने और स्वयं हरक सिंह जी ने माफी मांगी है, इससे स्वयं लगता है कि उन्होंने गलती की है और अपनी गलती को छिपाने के लिए अब तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। लेकिन जो गलती उन्होंने की है, मैं समझता हूँ इस प्रदेश का सिख समाज या देश का सिख समाज इनको माफ नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात, रंधावा जी ने, जो कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, उन्होंने भी उसमें आपत्ति की है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि इनको तत्काल पद से हटाया जाए।
कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से सिख समाज का सम्मान करते रही है और जब ये विवाद खड़ा हुआ उससे 2 दिन पहले ही पूरी उत्तराखंड कांग्रेस की सारी लीडरशिप जो है रेसकोर्स गुरुद्वारे में अरदास करने के लिए गई थी गुरु तेग बहादुर जी के उसमें। तो ये जो सारा का सारा आप देख रहे हैं जो भी पुतला दहन हो रहा है, ये बयानबाजी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं की ओर से रही है और भाजपा जो है आपदा में अवसर खोजने वाली पार्टी है। और हरक सिंह रावत जी ने कोई बहुत बड़ा बयान नहीं दिया है, उन्होंने एक शब्द कहा 12 बजे और उसके तुरंत बाद जैसे उनको लगा कि जो है कुछ गलत उन्होंने कह दिया तो उन्होंने तुरंत माफ़ी भी मांग ली। और उसके बाद जब सिख समाज ने उनको बुलाया तो वहाँ पर भी सिख समाज ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए उनको माफ किया। उसका वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पे जारी हो गया है। अब भाजपा को क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकनी है, भाजपा की दाल जो है अब जनता के बीच गल नहीं रही है, तो भाजपा को किसी तरह से जो है मामले को उठाना है, उछालना है और जो है हल्की राजनीति करनी है। तो ये भाजपा की छोटी राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। इधर आज यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बलिया आगमन हो रहा है। उप मुख्यमंत्री दोपहर तकरीबन 12:30 बजे वीर लॉरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में 69वें राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे, उद्घाटन यहां करेंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय लोग और खेल प्रेमियों की बड़ी संख्या मौजूद रहेगी। कुश्ती प्रतियोगिता में देश भर के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री 1 बजे वीर लॉरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम के ऑडिटोरियम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में SIR के संदर्भ में चर्चा की जाएगी, जिसमें पार्टी के आने वाली योजनाओं और कार्य की समीक्षा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर जिले में तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन भी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं में पूरी तरह जुटा हुआ है। ये दौरा बलिया के विकास और संगठनात्मक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप सांसद संजय सिंह ने SIR को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की दूसरी चरण की पदयात्रा 21 से 26 दिसंबर तक रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा में चलेगी, जिसका थीम वोट बचाओ संविधान बचाओ रहेगा। संजय सिंह का दावा है कि यूपी में करोड़ों वोट खतरे में हैं। हर जिले में व्यापक स्तर पर जानबूझकर अनियमितताएं की जा रही हैं। बिहार में जहां प्रति विधानसभा 70,000 वोट काटे जाने का आरोप लगाया गया, वहीं यूपी में करीब 2 करोड़ वोट हटाए जाने की संभावना है। उनका कहना है कि लखनऊ, जौनपुर और अब रामपुर में ऐसे 3 मामले पकड़ में आ चुके हैं और राज्य भर में ये काम व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। दिसंबर से 26 दिसंबर तक रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा इन 3 जिलों को कवर करते हुए आम आदमी पार्टी की दूसरे चरण की पदयात्रा शुरू होने जा रही है। और इस पदयात्रा का विषय जो हमने रखा है, मुद्दा जो हमने रखा है, वो इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है, वोट बचाओ संविधान बचाओ। आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों वोट पर खतरा पैदा हो गया है और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जिले जिले में इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां जानबूझ के की जा रही हैं कि जब इसका खुलासा होगा तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है। एक एक विधानसभा में हमने बिहार के अंदर देखा, SIR में 70 हजार वोट काटे गए। जब आप एक विधानसभा में 70,000 वोट काट देंगे तो फिर चुनाव का कोई अर्थ नहीं बचता। और उत्तर प्रदेश में भी मेरा अनुमान है कि जैसे 80 लाख वोट बिहार में काटे गए, ऐसे ही करीब करीब 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में भी काटे जाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि खेल शुरू हो गया है। हमने अभी 2 जिलों में सिर्फ पकड़ा है इनको, नंबर 1 लखनऊ और दूसरा जौनपुर। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।